का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। यहाँ पर जो है मराठा साम्राज्य, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ख़त्म कर दिया, ठीक, पढ़ा करके। अभी यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी वीडियो होता है ना पूर्वावलोकन घटना चक्र का, उसमें एक ही वीडियो में सब काम हो जाता है। लेकिन मराठा साम्राज्य थोड़ा बड़ा था, ठीक, तो क्वेश्चन आंसर अलग वीडियो में कराना पड़ रहा है। वैसे तो जितने भी आपको घटना चक्र की सीरीज मिलेगी, पहले पढ़ाया जाता है, फिर नीचे जो है आपको क्वेश्चन आंसर कराए जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीपीएससी आरओ एपीएस सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एचसी आरओ में सिलेक्शन लेना है तो भैया घटना चक्र अगर आप फॉलो करते हैं ना, घटना चक्र 100% सिलेक्शन होगा, ठीक। क्वेश्चन फंसाने वाले जो होते हैं 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं, और वो आपके घटना चक्र से उठाए जाते हैं, ठीक। लूसेंट वूसेंट वहाँ काम नहीं करती, फिर समझ लीजिए। तो घटना चक्र जरूर देखिए वीडियो, ठीक, वीडियो देखिए, क्योंकि पढ़ने में उतना ज़्यादा आदमी बोरिंग महसूस करता है। लेकिन घटना चक्र से क्या होता है, आदमी बस सुनता रहता है, उसके कान में घुसता है, बस दिल तक बात पहुंचती है, दिमाग तक स्टोर हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल देखिए, मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण था? तो धार्मिक चेतना थी भैया, धार्मिक थे, समझिए बात को। भौगोलिक सुरक्षा, हाँ पहाड़ी एरिया था तो भौगोलिक सुरक्षा भी थी, उनके कारण जो है वो लोगों को हरा पाते थे, मुगलों को मार पाते थे, पीट पाते थे। इधर पहाड़ी से निकले, उधर कोने से निकले, बस पीटते थे खूब। उच्च नेतृत्व शक्ति थी उनके अंदर, राजनीतिक जागृति भी थी, इसी कारण से उनका क्या हुआ, उत्कर्ष हुआ। ये सब सही है, सब पूरे सही है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। चलिए ये पढ़ लीजिए कि मराठों के उत्कर्ष के लिए उपयुक्त सभी कारण सही है। मराठा शक्ति का उत्कर्ष किसी एक व्यक्ति या विशेष व्यक्ति का समूह का कार्य न था, और न किसी विशेष समय में उत्पन्न हुई अस्थायी परिस्थितियों का ही परिणाम था। मराठा शक्ति के उदय का आधार महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी थे, ठीक, और जिन्होंने जाति, भाषा, धर्म, साहित्य और निवास स्थान की एकता के आधार पर राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया, और उस राष्ट्रीयता को संगठित करने के लिए एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की इच्छा व्यक्त की कि भैया हमें स्वतंत्र होना है तो होना है। और इसमें महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों ने भी साथ दिया। बस यही सब है, पढ़ लीजिए। ये है आपका मराठा साम्राज्य। अब इसमें पूछ रहा है कि छायांकित भाग क्या है भैया, मराठा साम्राज्य। बस इसमें कुछ सोचने वाली बात ही क्या है, आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है, समझिए बात को, बस ये लगा दीजिए। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शिवाजी ने मुगलों को सलहार का युद्ध हुआ था, उसमें हराया था। सलहार के युद्ध में शिवाजी ने मुगलों की ऐसी तैसी बैंड बजा के रख दी थी। कब? शिवाजी ने 1672 ईस्वी में सलहार के युद्ध में मुगलों को हराया था, 1672। ये सन याद कर लीजिए। शिवाजी का जन्म 1627 से 1630 ईस्वी में, क्योंकि डाउट है भैया, कोई कहता है 1627 में हो, कोई 1630 में हो, जो आपको ऑप्शन में मिल जाए पहले वही लगा दीजिए। एक ही रहेगा फिलहाल, या तो 1627 रहेगा या तो 1630 रहेगा, क्योंकि दोनों में लड़ाई है, या तो हम रहेंगे तुम रहोगे। सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी ने 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की थी। ये डेट भी इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की, तो 1674 में। और 53 या 50 वर्ष की उम्र में 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। तो सलहार का युद्ध था 1672 में, याद रख लो। शिवाजी का जन्म कब हुआ? तो 1627 और मृत्यु 1674, ठीक। अगर 1630 आ जाता 1630 लगा देते हैं। यूपीपीएससी मेंस में पूछा गया, तो जन्म, मृत्यु, राज्याभिषेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो अफजल खान को भेजा था 1659 में बीजापुर के सुल्तान ने, ठीक। ये चीज़ें हैं, 1659 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान ने जो है अफजल खान को भेजा था शिवाजी को मारने के लिए। तो ये सिस्टम है। बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में अफजल खान नामक अनुभवी एवं विश्वस्त सेनानायक को शिवाजी की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने के लिए भेजा था, किंतु कूटनीतिज्ञ शिवाजी ने उसका वध कर दिया, ठीक, क्योंकि बाघ नग उन्होंने पहन रखा था, और अफजल खान गया था, मतलब अफजल खान ने बुलाया उन्हें मारने के लिए, और बाघ नग से उन्होंने बस काम तमाम कर दिया। शिवाजी थे, उनके आगे कौन टिक सकता भैया, ठीक। छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज ने मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद रखा था? तो शिवाजी महाराज को जो मुगल जो थे उन्होंने कहाँ कैद रखा था? तो आगरा में कैद रखा था। आगरा में था आपका जयपुर भवन था, वहीं पर उन्हें कैद रखा गया था, नज़रबंद। आगरा नगर के जयपुर भवन में कैद रखा गया था।
कल को आ जाए जयपुर भवन ऑप्शन में दे दे तो जयपुर भवन लगा देना। जयपुर भवन था कहाँ? आगरा में। शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा में 1666 ईस्वी में कैद किया था। ये भी डेट भी याद रखना, 1666। 1674 में इनकी मृत्यु होती है, 1627 या 30 में इनका जन्म होता है। बस यही सब पढ़ना है और कुछ करना थोड़े आपको। चलिए, शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी, बस रायगढ़ लगा दो। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया, छत्रपति की उपाधि धारण की और रायगढ़ को अपनी राजधानी बना लिया। बस कुछ और नहीं पढ़ना है। आगे चलिए, यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया है, शिवाजी की राजधानी थी कहाँ? रायगढ़ थी भैया, बस रायगढ़ लगाओ, आगे बढ़ो। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो रायगढ़ में हुआ। शिवाजी के गुरु कौन थे? बताइए, शिवाजी के गुरु थे कौन? रामदास जी थे। रामदास, शिवाजी के गुरु रामदास थे। इन्हें समर्थ रामदास कहा जाता है। ठीक, इन्होंने 12 वर्ष तक पूरे भारत का भ्रमण किया था। इनकी महत्वपूर्ण रचना थी दासबोध में आध्यात्मिक जीवन के समन्वयवादी सिद्धांत का वर्णन मिलता है और शिवाजी एवं मराठा साम्राज्य के उत्थान में महाराष्ट्र के संतों का उल्लेखनीय योगदान। संत लोग संत थे भैया, वो प्रेरित करते थे वहाँ के लोगों को, जो समृद्ध होते थे, जिनके अंदर शक्ति होती थी, जिनकी एक जो है स्थिति होती थी कि हाँ, मानसिक स्थिति कि भैया हमें जो है स्वराज्य चाहिए, तो उनके पीछे संतों का बहुत बड़ा हाथ होता था। वो जो है मतलब धर्म और कर्म से उनकी जो है पूरी जो है चेष्टा को जागृत करते थे। और छत्रपति शिवाजी से संबंधित कौन कौन सी घटनाएं थी? कलानुक्रमानुसार आपको लगाना है कोर्ट में। ये देखिए, पहले होता है चाकन के किले विजय, अफजल खान का प्रकरण, मुगलों से मतभेद और सूरत पर आक्रमण। तो देखिए, जो चाकन किले पर विजय होता है 1648 में होता है और मुगलों से मतभेद होता है 1657 ईस्वी में। ठीक, आपका पहले चाकन किले पे विजय होता है 1648 में, 1657 में अफजल खान वाला प्रकरण हो जाता है। ठीक, अफजल खान वाला प्रकरण। और 1659 में आपका होता है मुगलों से मतभेद, 1657 में होता है। गलत, देखिए पहले ये होगा आपका 1648, मुगलों से मतभेद 1657 में होगा, 1648 में होगा। ठीक, 48, और ये 1659 में आपका जो है अफजल खान वाला प्रकरण। तो 1-3-2 हो जाएगा, 1-3-2, और उसके बाद में आपका सूरत पर आक्रमण 1664 में 1-3-2-4 पहला लगा दो, बस कुछ करना नहीं, बस आगे बढ़ते हैं। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद शिवाजी के यहाँ थी, इसमें कुछ सोचना नहीं, मराठा प्रशासन में था, बस आप पढ़ लीजिए। ठीक, पेशवा, राजा का प्रधानमंत्री, अमात्य, मजूमदार, वित्त राज्य मंत्री। इससे पहले वाला वीडियो देखिए, उसमें सब कुछ पढ़ाया है आपको, और नहीं पढ़ा है तो इसमें देख लीजिए। अष्टप्रधान का गठन कहाँ था? तो मराठाओं के यहाँ, शिवाजी के यहाँ था। ठीक, इसमें कुछ सोचना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके यहाँ थी? तो किसके यहाँ थी? आपके शिवाजी के यहाँ थी, कुछ सोचना नहीं। शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकारी कौन थे? तो देखिए, मजूमदार भी होते थे, दबीर भी होते थे, और आपके वाकनिस और सुरनिस, ये सब होते थे। इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। शिवाजी के समय सरनोबात का पद किससे संबंधित था? तो सैन्य प्रशासन से संबंधित था। आप देख सकते हैं, पुराना वीडियो पिछले वाला देखिए और पढ़िए ठीक से। सरनोबात जो होता है सैन्य प्रशासन का देखरेख करता था। तो जो विदेश मामलों की देखरेख करते थे उन्हें हम सुमंत कहते थे। सुमंत कहा जाता था। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो आपका सुमंत। जो भी विदेश वाला काम देखता था उसे सुमंत कहते थे। सुमंत ये करो, सुमंत आपने रामायण में भी देखा होगा। राजा दशरथ कहते हैं जाओ सुमंत, इन्हें भगवान राम को जो है वन में छोड़ कर आओ। तो विदेश वाला काम इस तरह आप समझ सकते हैं, सुमंत ही करते थे। अष्टप्रधान विदेश छोड़ने चले गए श्री राम जी को, ये आप समझ लीजिए। तो अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किससे संबंधित है? तो अष्टप्रधान भैया बस शिवाजी महाराज और शिवाजी महाराज से संबंधित है। महाराज, ठीक। कथन, राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे और प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र स्वतंत्र प्रभार वाला कोई सिस्टम नहीं था। सब जो है हैंडल करते थे शिवाजी। सब कुछ सोचना जो होता था, सबके अलग अलग अधिकारी थे, लेकिन लास्ट में जो डिसीजन होता था वो शिवाजी का होता। तो ये सही है, आर एकदम गलत है, हम मान ही नहीं सकते आर सही, तो आर गलत है आपका। कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं है? तो रजत मुद्रा मतलब चांदी की मुद्रा नहीं थी। तो रूका नाम का कोई नहीं था। लारी चलती थी, रजत मुद्रा थी। टका और रुपया ये सब रजत मतलब चांदी का सिक्का होता था। समझिए बात को। तो लारी, टका, रुपया, ठीक। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बना दिया था?
तो ये आपके बालाजी विश्वनाथ ने, जो संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल बनाया, तो बालाजी विश्वनाथ ने बनाया था। आईएएस प्री में है। संभाजी के बाद मराठा शासन को पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने सरल एवं कारगर बनाया। मराठा छत्रपति साहू जी ने बालाजी को पेशवा के पद पर नियुक्त किया। नवंबर 1713 केवल बालाजी तथा उसके परिवार के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण मराठा जात के लिए भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस समय से सत्ता छत्रपति के हाथों से निकलकर पेशवा के हाथों में आ जाती है। मतलब पेशवा ही सर्वे सर्वा हो जाता है, छत्रपति सिर्फ छत्रपति नाम के रह जाते हैं। और बालाजी विश्वनाथ की सबसे बड़ी उपलब्धि मुगलों तथा मराठों के मध्य एक स्थायी समझौते की व्यवस्था थी। वो बाजीराव वाली मूवी देखी ना, वो जो बाजीराव होते हैं, ठीक, बल्लाड़ बाजीराव, तो उनका क्या था, वो 1720 से उनका काम चालू होता है, 1720 से 40। तो कहते हैं कि छत्रपति सिर्फ छत्र नाम के छत्रपति हैं, सब काम तो पेशवा देखते हैं। तो वही चीज़ है कि उससे पहले 1713 में ही बालाजी जो थे उन्हीं के अंडर में सिर्फ पेशवाई चलती थी, मतलब छत्रपति नाम के छत्रपति रह गए थे। समझिए बात को। अब इसमें आपको लगाना है, व्यवस्थित करना है कौन कब था। तो देखिए, बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल आप लोग समझते हैं, 1713 से 1720 तक इनका चलता है, ठीक। 1720 में साहू ने बालाजी विश्वनाथ के बड़े पुत्र बाजीराव प्रथम को नियुक्त किया। तो बाजीराव वही जिस पर बाजीराव मस्तानी बनी है। तो 1720 से 40 तक, पहले ये आपके 1713 से 20 तक चलते हैं, फिर 1720 से 40 तक आपके बाजीराव प्रथम चलते हैं, ठीक, बाजीराव प्रथम। उसके बाद में बालाजी विश्वनाथ, ये आपके बालाजी बाजीराव हो गया 1713 से 1720 बालाजी विश्वनाथ। और उसके बाद बाजीराव प्रथम जो होते हैं वो आपके 1713 से 1720 से 40। और उसके बाद में 1740 ईस्वी में बाजीराव की मृत्यु के पश्चात पेशवा बनते हैं कौन, बालाजी बाजीराव। और ये 1761 ईस्वी तक रहते हैं, और 1761 से 72 ईस्वी तक माधव रहते हैं। बस समझिए, देखिए जो आपके बाजीराव हैं, ये बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720, और ये 20 से 40 तक रहते हैं, और ये 40 से 61 तक रहते हैं, और 61 से 72 तक ये माधवराव रहते हैं। बस इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो लगा लीजिए इसमें। और निम्नलिखित को सही कालानुक्रमानुसार लगाना है। संभाजी 1680 से 89 तक रहते हैं, ठीक। संभाजी जो होते हैं 1680 से 89 तक। फिर राजा राम रहते हैं 1689 से 1700 तक, और शिवाजी द्वितीय 1700 से 1708। और उसके बाद में लास्ट में छत्रपति साहू जी 1708 से 1749 तक रहते हैं आपके छत्रपति साहू जी। यही नहीं के समय में आपके बालाजी बाजीराव भी रहते हैं, और पहले आपके संभाजी, फिर राजा राम, फिर शिवाजी, छत्रपति साहू। ये बस लगा लीजिए आप। तो देख लीजिए 3 3 2 4 1 3 2 4 1 आपका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। बस इससे समझिए बात को, ज़्यादा कुछ सीखना नहीं, बस पढ़ते रहिए, ये सब चीज़ नोट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है ये सब, यही से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ रहा। साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। तो मतलब जो साहू के उत्तराधिकारी थे, पेशवा की इच्छा, ये सिंपल सी बात है, जो साहू के उत्तराधिकारी वो पेशवा के का मतलब पेशवा ही सब कुछ था साहू के बाद। तो वही जो भी साहू के बाद जो भी आए, पेशवा ही सर्वे सर्वा हो गया। तो R की सही व्याख्या करता है, बस इतना समझ लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देश शक्ति के रूप में उभरे, और मराठा पहले शासक था जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सही है कि मुगल साम्राज्य का जब पतन हुआ तो उसके बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देश भक्ति बन गई। औरंगजेब के बाद में मराठा ही तो थे। औरंगजेब को किसने जो है रुलाया, शिवाजी महाराज ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने रुलाया। तो मुगलों की ऐसी तैसी बैंड किसने बजाई, बालाजी बाजीराव प्रथम जो थे उन्होंने बजाई। 1720 से 40 तक 20 साल में ऐसी तैसी कर दी उनकी, यही समझ सकते हैं आप लोग। तो मराठाओं ने मुगलों की ऐसी थे, लेकिन मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संग ऐसा कुछ नहीं, ठीक। स्वराज्य का सपना था उनका, ठीक, लेकिन सबसे पहले इसे नहीं। किसके समय से मराठा राजा नाचीज हो गए और पेशवा वास्तविक हो गए, तो बस बालाजी बाजीराव के समय से, ठीक। औरंगजेब की मृत्यु के समय, मतलब जो बालाजी बाजीराव का टाइम पीरियड होता है 1740 से 61, भाई बाजीराव प्रथम का टाइम पीरियड 1720 से 40, और फिर 1740 से 61। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में आ गया था,
तो मराठा नेतृत्व ताराबाई के, जो औरंगजेब की मृत्यु हुई 1689 से 1700 ईस्वी तक साहू के प्रतिनिधि के रूप में मराठाओं का नेतृत्व करते रहे। राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और 1700 से 1708 तक इनका टाइम पीरियड चलता है। बस मराठा देवियों में जिसने आपके आगे मुगल साम्राज्य को विवश कर दिया, तो ये आपकी ताराबाई थी, ताराबाई। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो मराठा भू राजस्व से इसका संबंध है। सरंजामी जो आपकी प्रथा होती है, मराठा काल में जो सरंजामी प्रथा थी भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? तो वो आपका चौथ था, जो आपके सुरक्षा के लिए विदेश मतलब बाहर का कोई राज्य है तो उससे कहा जाता था, मान लीजिए इनका मराठा साम्राज्य है और ये बाहर का एक राज्य है, तो कहते थे मराठा लोग इनसे कि ऐसा है तुम हमें चौथ दो, ठीक, अगर चौथ नहीं दोगे तो हम तुम पे हमला कर देंगे। तो ये चौथ देते थे, इतना खौफ था। तो चौथ उन प्रांतों से लिया जाता था जिन्हें मुगलई कहा जाता था, जहाँ मुगलों का शासन था, और उनको कहते थे कि तुम्हारा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर चौथ नहीं दोगे तो हमला कर देंगे। तो इस कर के बदले पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण से लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त होता था। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, तो किसने देखा? तो काशीराज पंडित जी ने देखा है भैया। छत्तीसगढ़ पीछे बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, काशीराज पंडित जी ने देखा था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। सदाशिव भाऊ और मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। अहमद शाह अब्दाली जो अफगान सेना था, इसने हरा दिया था मराठों को। और पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ और काशीराज पंडित ने इसे देखा। इसी युद्ध में मराठों की हार की सूचना बालाजी बाजीराव को एक व्यापारी के द्वारा मिली, क्योंकि बालाजी बाजीराव 1740 से 61 तक रहते हैं, उसके बाद माधव राव आते हैं। अहमद शाह अब्दाली के पास भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालीन कारण क्या था? देखिए, वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वासरा तैमूर शाह के निष्कासन का बदला। बस जो मतलब लाहौर में उसने बैठाया था तैमूर शाह को, जो कि इसका एक वो शासक था, कि जैसे योगी को मोदी जी ने बैठा दिया यूपी में या शिवराज सिंह चौहान को बैठा दिया आपके मध्य प्रदेश में, तो उसी तरह लाहौर में बैठाया था तैमूर शाह को। किसने? आपके अहमद शाह अब्दाली ने। और मराठा लोग जाते हैं उन्हें खदेड़ के मार देते हैं, ऐसा है तुम नहीं। तो जैसे अभी आए शिवराज सिंह चौहान को जो है कांग्रेस वाले भगा दें और कहें तुम कमलनाथ को बैठाएंगे, तो मोदी जी गुस्सा होंगे कि नहीं? तो आते हैं अहमद शाह अब्दाली और फिर जो है इसीलिए लड़ाई होती है। तो मेन कारण यही था, बस इतना समझिए, बस ज़्यादा मत समझिए। इससे IAS का क्वेश्चन है, ठीक, इतनी आसानी से आपको समझा दिया हमने। पानीपत के तीसरे युद्ध में किसने मराठों को हराया? तो अफगानों ने, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली अफगान ही था। बस 1761 में हुआ है, 14 जनवरी 1761। अब डेट भी याद रखना, क्योंकि अब डेट पूछा जाता है, ये नहीं, ये भी नहीं, ये अब डेट पूछा जाता है, तो डेट याद रखना। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो मराठा अहमद शाह अब्दाली के मध्य 14 जनवरी 1761। बस इसमें भी 1761 लगा दो, ज़्यादा सोचना नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ज़्यादा कुछ रह नहीं गया है। निम्नलिखित में से कौन रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो नजीब खान एक था, जो कि अहमद शाह अब्दाली का बहुत विश्वास पात्र था। तो समझिए बात को, और कुछ नहीं। मोडी लीप का प्रयोग किसके अभिलेखों में किया गया है? तो मराठों के अभिलेखों में मोडी लीप, ये पूछा जा सकता है क्योंकि मोदी जी से संबंधित है। मोदी, तो लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि मोडी लीप कौन सी आ गई। बस मराठा लगाना है आपको, कुछ नहीं करना है। मोडी लीप किससे संबंधित है? आपके मराठों से। मुगल साम्राज्य का विघटन लास्ट वीडियो होगा, मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीटेड है, कोई दिक्कत की बात नहीं। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। UPPSC RO APS सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। SC RO बनना है तो आपको सबसे आगे निकलना, तो घटना चक्र पढ़ना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ में। और एंशिएंट मॉडर्न जल्दी ख़त्म करेंगे, मुश्किल से 15 दिन के अंदर में एंशिएंट मॉडर्न निपटा देंगे। बस आप पढ़ते रहिए मन लगा के। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके मतलब की चीज़ें सब कुछ मिलेगा, न्यूज़ से लेके पढ़ाई वाला हर चीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।